उन सूक्ष्म जीवों के संबंध में, और वहां पर जो मिट्टी का परीक्षण होता है वो 12 तरह के तत्वों का वो प्रशिक्षण करते हैं। एनपीके और कार्बन इनका तो होता ही है, और पीएच भी होता है, पर और भी सूक्ष्म तत्वों का भी वहाँ जो है करते हैं। और जो परीक्षण करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है, जैसे परीक्षण करने वाले लोग भी बहुत साधारण ही होते हैं, पर वो बढ़िया तरीके से कर देते हैं। इस तरह से वहाँ पर जब हम 12 तत्वों का वहाँ परीक्षण करवाते हैं तो फिर वो उसके 400 रुपये फीस लेते हैं, और बाकी के 200 रुपये। तो 2 तरह से वहाँ पर परीक्षण होता है। अगले उसमें जब हमें सूक्ष्म जीवों के उसमें ले गए तो उन्होंने ट्राइकोडर्मा के संबंध में वहाँ पर जो है किस तरह से ट्राइकोडर्मा वो बनाते हैं वो उन्होंने हमको पूरा बताया। फिर जो ट्राइकोडर्मा को जो वो बढ़ाते हैं, जो उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नई चीज हमें जो समझ में आई, जो अभी तक हमें वहां पर भी नहीं मालूम था, कि टेल्कम पाउडर के ऊपर या तो हम गोबर के खाद पर उसे बढ़ा सकते हैं, या अपने वर्मी कंपोस्ट पर बढ़ा सकते हैं, परंतु वहां पर वो टेल्कम पाउडर पर इसको बढ़ाते हैं। तो टेल्कम पाउडर में ये जो अपना ट्राइकोडर्मा है, ये 6 माह तक वो उसके भोजन के आधार पर जीवित रह सकता है। तो इस तरह से वो सफेद, जो सफेद पाउडर होता है टेल्कम पाउडर, उस पर वो उसको बढ़ाते हैं। दूसरा दिन हमारा थी कि एक जो वहाँ के डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है, उन्होंने गो कृपा पर बहुत काम किया, गो कृपा अमृत पर। और गो कृपा अमृत के ऊपर उन्होंने बढ़िया एक बाग लगा, मतलब आम का बगीचा लगाया है। 2.5 एकड़ में वो बगीचा बहुत सुंदर, मतलब 2.5 साल में ही उसमें फल आ गए और बहुत अच्छा बगीचा बन गया है। और दूसरे किसान जो है वो हमें संतरा के बगीचे पर ले गए। वहां पर उन्होंने बताया कि यहाँ की उपज इतनी ट्राइकोडर नहीं, सॉरी, अपने गोकृपा अमृत और गोकृपा अमृत के द्वारा बनाया गया गोबर का खाद, इनका उपयोग करके उन्होंने इतने अधिक उपज ले ली है कि जो सबसे ज्यादा कहते हैं भाई इजराइल में उपज की ज्यादा होती है, परंतु उससे भी ज्यादा ले। और अभी ये विषय जो है अब वैज्ञानिकों के और किसान के बीच में वहां पर बन गया है। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं ऐसा कैसे हुआ है, इसका ट्रायल होना चाहिए, तो आप कैसे कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई आप कह रहे हैं जो जो फसल पैदा हो रही है वो ये देख लीजिए, और इसके आधार पर जो निकल रहा वो समझ लीजिए। तो इस तरह से यदि उनका कहना है कि यदि हमने उचित रूप से इसकी मात्रा के उपयोग किया गया तो निश्चित रूप से जो है इसकी इसकी जो है उपज बहुत ज्यादा हो जाती है। कल हम जब बनखेड़ी में थे परसों, वहां पर भी हमारे कृषि विज्ञान के जो भीट रिसर्च स्टेशन पवारखेड़ा है नर्मदापुरम में, वहाँ कल जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी वैरायटी गेहूं की इजाद की है या रिसर्च की है जो 99 कुंटल 1 हेक्टेयर में उपज देती है। तो कल उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया कि साहब इस पे फर्टिलाइजर कितना है, तो उन्होंने कहा कि 2 डेवड़ा जो हमारे रिकमेंड है, जो साधारण फसल के लिए हम रिकमेंड करते हैं, उससे 1.5 खाद इसमें लगेगा। तो जैसे वो कहते हैं 60 40 120, 120 60 40, यानी जो सामान्य फसल में वो कहते हैं 120 नाइट्रोजन है, 60 सुपर फास्फेट और 40 पोटास है, तो इस सबके डेवलप लगेगा। तो ये जो इस तरह से फिर आदरणीय हमारे मीना जी ने पूछा कि सर इतना खाद, अभी तो जमीन ये हो रही है और इतना खाद यदि हम डालेंगे तो क्या होगा? इसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जो हमको दिशा निर्देश तय करती है उसी के आधार पर काम करते हैं। तो सारे जो भी केवीके हैं या जो भी विद्यालय है ये सरकार के दिशा निर्देशों पर चलते हैं। और जब कोई अलग से कोई बात कही जाती है तो वो कहते हैं जब तक हमारे फार्म पर यह टेस्ट नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। और यही बात वहां पर भी जो है आई, और किसान कह रहा है। और किसान, अच्छा, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उस गांव के किसानों ने 15 किसानों ने एक समूह बनाया है,
हर 15 दिन में एक बार वो मिलते हैं और अपने जो भी खेत में फसल की जो स्थिति है उस पर चर्चा करते हैं। वो बात हमको वहां पर बहुत अच्छी लगी। तीसरे दिन हम लोग जो है दूसरे दिन रात में ही एरंडा के लिए निकल दिए। वहाँ पर जो हमें ज़्यादातर वहाँ रहना था, तो हम वहाँ पहुँचे। वहाँ एरंडा में हमने वह सब, वैसे तो हम पहले भी वहाँ पहुँच चुके हैं, परंतु बाद में कल ही अपने को बुधवार को जो आदरणीय दीपक जी ने जो जानकारी दी थी, उन्हीं के संबंध में हम सब लोगों को उन्होंने यहाँ पर केवल उन्होंने बताया, वहाँ पर हमको केवल प्रैक्टिकल करके बताया किस तरह से होगा, किस तरह से ये ड्रिप में जाएगा, किस, तो इस तरह से भिन्न भिन्न अपने आसपास जो चीजें हमें मिलती है, उन्हें जो हमारे घर में जो चीजें हैं उनका ही उपयोग करके हम अपनी फसल को किस तरह से जो है उसकी उपज बढ़ा सकते हैं, इसके संबंध में वहाँ पर हमको बहुत चीजें बताई गई। अभी निश्चित रूप से एरंडा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और वो काम हमने देख करके हमारे साथियों ने देख करके सबको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम इस पर जो है आगे आकर के यहाँ प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण लेकर के वहां पर जो है कल आदरणीय दीपक जी ने पुनः टेंट 10 हो रही है, उनमें किन किन जीवों को वो बढ़ाए जाते हैं उस पर भी वहां पर हमको उन्होंने बताया किस तरह से अब वो जो है और अपने काम को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वहाँ प्रशिक्षण लेकर के यहाँ वापस आए। अब निश्चित रूप से जो हम लोग भी जहाँ पर जो प्रयोग कर रहे हैं, हम लोगों को भी एक उत्साह मिला कि नहीं भाई, हम भी जो है इस तरह से इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्हें फिर अभी जो बीआरसी सेंटर के जो काम हो रहे हैं, अभी उद्यान विभाग का हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण था 2 दिन का, उसमें भी हम लोग उपस्थित हुए। तो इस तरह से विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी खेती में हम और क्या कर सकते हैं, इस पर जो है हमको प्रशिक्षण प्राप्त करके आगे इस काम को करना है। तो उसी के संबंध में हम लोग जो है लगे हुए हैं। दिनों भी किस तरह से हमारे यहाँ बीआरसी सेंटर में जो सामान आने वाला है उसको भी उसके भी हम लोग लगे हैं कि कोई अच्छा से अच्छा सामान आ जाए और उस काम को हम आगे बढ़ाएं। और हमारे क्षेत्र में जो प्राकृतिक खेती, जो एक एक एकड़ में प्राकृतिक खेती करने की जो बात हो रही है, किसानों से करवाने की बात हो रही है, उसके लिए हम लोग सब हमारे साथी नर्मदापुरम में 31 सेंटर यहाँ पर हो रहे हैं। तो यदि 31 सेंटर ने भी यदि 5-5 किसानों को भी प्रोत्साहित कर सकते, तो हम लगभग 155 किसानों को तो ये काम कर ही सकेंगे। और इसके लिए हम लोग चर्चा भी करेंगे, लोगों से बात भी करेंगे, और जो चीज़ हम प्रयास ये करेंगे कि जो अवधारणा है कि भाई पहले साल उपज कम होती है जो कि बनी हुई है, उस अवधारणा को हम विभिन्न माध्यमों से जो जब हम परिवर्तित करेंगे, तो जो हमारे पास जो गोबर है उसका, हमारे पास जो कचरा है उसका बायोडाइजेस्टर के माध्यम से ज़्यादा निकाल करके और उसमें देंगे, तो निश्चित रूप से वो जो है, और हम गेहूं पे नहीं, हम लोग जो है दलहन पर ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि दलहन में उपज पर ज़्यादा अंतर नहीं आता है, दलहन की उपज अच्छी आ जाती है। तो हम दलहन के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि किसानों को नुकसान भी नहीं हो और उनकी ज़मीन भी सुधर सके। सबसे पहले हम लोग जो है अब इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमारा प्रयास होगा कि हम सब लोग जो है अपनी मिट्टी का परीक्षण करा लें। हम जो कृषि 10 मार्च को यहाँ पर केवी के गोविंद नगर में एक मेला लग रहा है। उस मेला में जाने के पूर्व में हमारे जो साथी यदि नर्मदापुरम से जुड़े हैं, तो सबसे ये निवेदन है कि वो अपनी मिट्टी ले चलें, मिट्टी की जांच करा लें, और जांच करा के हम रिकॉर्ड रख लें कि आज जब प्राकृतिक खेती करने के पूर्व हमारी ज़मीन की स्थिति क्या है। मैं स्वयं ही अपनी खेत की मिट्टी ले जाऊंगा, और आज हम वहाँ के वैज्ञानिकों से
उसका रिजल्ट ले लें, क्योंकि वहाँ पर 12 तत्वों की जांच होती है। तो फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद हम जब देखेंगे कि प्राकृतिक खेती करने के बाद कितना उसमें परिवर्तन हुआ है, इस तरह से तो हम अपने तथ्यों को भी स्पष्ट कर सकते हैं। 2 साल में हमारी भूमि पर क्या प्रभाव पड़ा है, हमारी जमीन में क्या क्या अंतर आया है और उपज में क्या अंतर आया है, ये सब रिकॉर्ड रख कर तब हम दूसरे किसानों को भी इस बात में बता सकते हैं। अभी हम लोग जो है और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों को वहाँ जो बताया गया है, वो सारे जगह जब भी प्राकृतिक खेती की बात होती है तो बात यही होती है कि भाई आप जो है जीवामृत बनाइए, घनामृत बनाइए, बीजामृत बनाइए। यही बातें हर जगह, चाहे हम केवी के गोविंद नगर पहुंच जाए, किसी भी केवी के में जहाँ भी प्राकृतिक पर बात होती है तो ये 3 तरह की चीजें खाद बनाने का वो कहते हैं। और दूसरा, कीट नियंत्रण के लिए, कीट नियंत्रण के लिए वो नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है और आग्नेयास्त्र है। इस तरह से 10 पर्णी अर्क है। ये चार चार विधि हमको बताते हैं। इन 4 विधियों के आधार पर हम लोग जो है कीटों का नियंत्रण करेंगे और इन्हीं सब बताए गए विधियों के आधार पर हम अपने खेत में ये काम करेंगे। तो इतना ही मुझे आज कहना है कि हमारी यात्रा बहुत सुखद रही और उस यात्रा से बहुत सारी चीज़ों को, हमें नई चीज़ भी सीखने को मिली है। अब यदि आप लोग कोई प्रश्न पूछेंगे इस संबंध में तो मैं उसका उत्तर दूंगा। जी हो। जी आदरणीय, कोई प्रश्न है या इस संबंध में, या प्राकृतिक खेती के संबंध में या किसी जैविक खेती के संबंध में, तो उस संबंध में और भी चर्चा को आगे बढ़ाई जा सकती है, यदि कोई प्रश्न है तो। जी। तो मैं अब आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे से ही निवेदन करूंगा कि वो कुछ चीज़ें और इसमें जोड़ दें। जी हो। धन्यवाद रमेश जी। मैं एक छोटा सा सवाल ही पूछ रहा था तो आपने बात कर दी। आप तो बहुत बारीकी से अध्ययन करने और देखने में माहिर है। एरंडा में काम भी अच्छे चल रहा है, आत्मा वाले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपके अवलोकन में ऐसा है क्या कि एरंडा में जो काम हुआ है, तो एरंडा के किसान या आजू बाजू के किसान, आजू बाजू के गांव, उसमें जो फैलाव हो रहा है, यह इन चीजों का तेजी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके क्या कारण आपको दिखे या उसमें क्या चर्चाएं हुई, इसको थोड़ा आप बताइए। धन्यवाद। जी ओम। बहुत सर, अभी एरंडा के आसपास जो महाराष्ट्र सरकार के प्रोत्साहन देने पर लगभग 140 लैब का उन्होंने वो दिया है और 140 जगह वो लैब स्थापित हुई है, ऐसा हमको जानकारी मिली। परंतु जैसा कि आदरणीय डॉक्टर संतोष दुबे जी ने बताया, चौहान जी ने बताया था कि केवल 40 जगह पर इसका प्रभाव लोग कर रहे हैं, बाकी के लोग उतना रुचि नहीं रख रहे। इसी तरह से हम यदि नर्मदापुरम में देखें तो 10 लोगों ने वो सब सामान बुलाया, पर 10 लोगों में से केवल 4 लोग ही यहाँ पर उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय हमारे शरद भैया है, मैं हूँ, आदरणीय राकेश गौर जी हैं और गणेश गौर जी हैं। बाकी के लोग कर तो रहे हैं पर उन्होंने उतना उसको इनिशिएटिव नहीं लिया और उसमें सामान भी बुलवा लिया। कुछ चीजें कर रहे हैं पर उस सैलरी का उपयोग, जो सरलता से जो चीज हो सकती है उसका उपयोग सब कर रहे हैं, सैलरी का उपयोग सब कर रहे हैं। और मैं यदि जैसे वहाँ महाराष्ट्र की बात करूं तो जो सावरकर जी है, जो अपने यहाँ पर इसमें भी उपस्थित हुए थे, वो सावरकर जी का जो सावरकर जी जो कर रहे हैं वो तो इतने आगे बढ़ गए हैं कि
उनके द्वारा कीट नियंत्रक जो बनाया जा रहा है वो कर्नाटक तक में जा रहा, राजस्थान में जा रहा, और उन्होंने बहुत सारे बगीचों को बहुत अच्छा कर दिया है। तो क्या है, जैसे अभी हम जो भी, जैसे दीपक जी आते हैं, तो दीपक जी वैभव जी आते हैं, तो वैभव जी भी कहते हैं हम 1500 किसान तक पहुंच गए। ये सावरकर जी कहते हैं हम भी पहुंच गए। उधर दीपक जी भी कहते हैं हम इतने किसानों तक पहुंचे। तो निश्चित रूप से उसका फैलाव हो रहा है, इसमें तो कोई बात है नहीं है। और कम से कम एरंडा में तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। और जिन खेत में, ये गोविंद भाई के खेत में हम गए थे, वो भी एरंडा में ही उसने सबसे पहले प्रशिक्षण लिया था। और वही 2.5 एकड़ में उन्होंने जो अपना आम का बगीचा बनाया, बहुत सुंदर, उनके खेत को हमने स्वयं ने देखा है। और उनकी लैब जो है वो उन्होंने रिसोर्ट में ही, जो तहसील स्तर है वहां पर बनाई है। तो इस तरह से निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पर भी, जैसे मैं अपने नर्मदापुरम की बात करूं, तो नर्मदापुरम में भी जो है, जो हम स्लैरी बना करके जिसका उपयोग कर रहे हैं, मैंने तो अभी इसी बार जो उसका उपयोग किया है। परंतु जब हमने चना में उसका पूरा मतलब डाल करके देखा, चना में उसका उपयोग करके देखा, तो उसका प्रभाव इतना पड़ा कि अब मतलब गांव, हमारे गांव के आसपास के गांव में भी उसकी चर्चा हो रही है। और दूर दूर तक भी, दूसरे जहां बाबई तक भी उस बात की चर्चा हो रही है। तो इस तरह से जब काम होते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव धीरे 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 बढ़ रहा, पर बढ़ रहा है। और इसमें अब मेरे विचार, अब जब हमारे जो 31 सेंटर बीआरसी के बने हैं, इनके माध्यम से निश्चित रूप से इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा और इसका प्रचार भी ज्यादा होगा। जी ओ। धन्यवाद सर। सर, आपने लैब्स के बारे में तो बहुत अच्छा विश्लेषण दे दिया। मेरा जो सवाल था किसानों के बारे में, लैब वाले तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, यानी अब एरंडा गांव जो है, यहाँ पे इतना अच्छा प्रयोग चल रहे हैं, उसके रिजल्ट दिख रहे किसानों को, और सब दिख रहा है। तो किसानों का जो उस गांव में समझो 500 किसान होंगे, तो उसमें से कितने अपना रहे हैं, या आजू बाजू के गांव वालों ने अच्छी चीज है तो उसको तो इमीडिएटली मल्टीप्लाई करके वो होना चाहिए। यह काम अगर बढ़ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और वाशिंग जिले में तो बहुत पहले से लैब्स बनाई है और उसके डेमोन्स्ट्रेशन भी है, वहाँ के कृषि अधिकारी भी बहुत अच्छे थे। तो इतने अच्छे प्रयास होने के बावजूद अगर जो किसान जो लैब में नहीं बना, लैब नहीं भी होंगे उनके पास, तो इन चीजों को अपना रहे क्या? और अपना रहे तो ठीक है, और नहीं अपना रहे तो उसके क्या कारण है, ये मैं मानना या जानना चाहता जैसा कि अभी दीपक जी ने जब हम गए तो उन्होंने हमारे पूरे दल को ये बताया कि जब यहाँ पर फसल लगती है तो वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है। मतलब इतना इतने किसान जो है उस चीज़ को दवाई खरीद रहे हैं, डाल रहे हैं, और वो तो बड़ी मात्रा में, यानी अभी जितना वो कह रहे हैं कि हम उसका मतलब 18 आसपास के जो गांव के किसान हैं वो तो उसका उपयोग कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। ये तो निश्चित रूप से उन्होंने हमें बताया है। और उसका प्रभाव, जैसे मैं अपना ही बताऊं, तो जैसे हमने जो अभी डाला है, तो दूसरे गांव के लोग भी अब उसके तरफ आने लगे हैं। तो जब तक लोग आंख से नहीं देख लेंगे, जब तक उसको, तो वहां पर तो अब लोगों ने आंख से देख लिया है, तो उनके पास तो बहुत अधिक मात्रा में जो है किसान ले जा रहे हैं। और उन्होंने जो पिछले बार जो हमें बताया, तो मतलब 1 लाख एकड़ खेत का जो है ट्राइकोडर्मा और काला पाउडर और ये उन्होंने इतने इतने एकड़ में के लिए दिया है, ऐसा उनका कहना है। 1000 एकड़ की बात नहीं कर रहे, 1 लाख एकड़ की बात कर रहे हैं। तो इतना बढ़ा है। अब उसका हूँ। मूल्यांकन तो कोई दूसरे लोग भी करें, हम लोग भी क्या कर सकते हैं भाई। हमें तो जो जानकारी मिली है उसी जानकारी को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। परंतु दूर दूर तक, जैसे हम मैं बात करूं सावरकर जी जो है, अब सावरकर जी का काम कहाँ तो कर्नाटक, कहाँ राजस्थान और कहाँ मध्य प्रदेश में आकर के वो बगीचे को संभाल रहे हैं। तो उपज तो मतलब प्रादुर्भाव तो वहीं से है। तो ये जो अब जब वो कोई चीज बना रहे हैं और यहाँ उपयोग हो रहा है, तो उसका मतलब ही है
कि उनसे जो चीज बनी है वो उपयोगी है और यहाँ पर आकर के उसका लाभ हो रहा है, तो और वो किसानों के पास पहुंच रहा है। तो दूर दूर तक भी वही चीज जो जैविक रूप से बन रही है या जिस तरह से जिस विधि से वो बना रहा है वो वहाँ प्राकृतिक रूप से वो यहाँ तक फैल रही है। जी हो। जी धन्यवाद सर। आदरणीय दिनेश सैनवाल जी। जी आदरणीय धन्यवाद। और सबसे पहले तो इस यात्रा वृतांत जो आपने सुनाया, हाँ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। वास्तव में ये प्रेरणादायक आपकी जो कार्य हैं ये आगे बढ़ रहे हैं। और हालांकि मेरा प्रश्न तो ये है कि आ, ये बहुत सारे किसान जो जैविक खेती के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जो ये हमारी जैव रसायन हैं, जैव उर्वरक हैं, उनको बाजार से ही लेना पसंद कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लग रहा है। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि ये जो अभियान जो कि हम हर खेत में लैब बनाने का ये अभियान है कि ये किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि देखने मैंने अभी इस दौरान कुछ किसानों से बात करी अलग-अलग क्षेत्रों से, तो अधिकतर रेडी टू यूज़ वाले ही हो गए। यहाँ तक भी देखने में आ रहा है कि जो जैव अमृत वाली बात है, घनामृत वाली बात है, ये जो सामान्य हमारे लिक्विड खाद है और अन्य तरह की खाद है, उसको बनाने में भी बड़ा आलस्य है। किसान यही चाहता है कि हम उसको पाएँ और इसको यूज़ करें। दूसरे बात देखने में ये आ रहा है कि कई एजेंसियाँ, कई ऑर्गेनाइज़ेशन जैविक खेती सरकार की तरफ से जो भी अभियान जा रहा है, उसमें सम्मिलित तो हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनका सर्टिफ़िकेशन भी हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये है, वो केवल खाना पूर्ति के लिए यहाँ से वहाँ तक मेरे सर्वे के अनुसार कुछ लोगों के साथ सर्वे किया, उसके अनुसार यही बात आ रही है कि खाना पूर्ति हो रही है टोटल। हालाँकि बड़े बैनर हैं, लेकिन कुछ ही किसान हैं जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं। उसमें मैंने एक रिपोर्ट भी कोई लगभग 500 किसानों के साथ एक रिपोर्ट तैयार की। 10,000 किसानों का आकलन उसमें रखा था। तो उसमें भी यही बात आई कि जो वास्तव में जो कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। कोई योजना, कोई उत्प्रेरक, कोई इंस्पायर करने वाले लोग उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए हैं। कर पाए हैं तो जो अंदर से हैं, रेडी रहे हैं, उनको लगभग। तो ये वाला जो कि क्योंकि जैव रसायन है या डॉक्टर संतोष सर का ये जो अभियान है, आप लोग इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें गति कैसे मिले, एक तो ये, और किस तरह से गति मिल रही है? दूसरा प्रश्न ये है आदरणीय आपके द्वारा। जी, जी धन्यवाद। सर, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी अब यदि हम ये देखें, जैसे आपने जो कहा कि किसान रेडी लेना चाहते हैं, तो जो बायो रिसोर्स सेंटर जो बन रहे हैं, इसकी अवधारणा ही ये है कि हमको चीज़ें बना करके लोगों को देना है और वो पैसे से देना है। तो मान लो 31 सेंटर बने और इन्होंने कुछ चीज़ें बनाई, तो वो जो चाहेंगे बहुत ज़्यादा, हम भी बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं, बात करते हैं, तो अभी तक ये होता था कहाँ से लाए। अब चूंकि हम लोगों को वो सुविधाएं दे रहे हैं कि भाई आप बना के रखो, और यहाँ पर हर रिसोर्स सेंटर के साथ 2-2 कृषि सखी उन्होंने जोड़ी है। अब कितना प्रभाव होगा, उनको तो कृषि सखियों को मानदेय भी मिल रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, ये सब हो रहा। पर अब जो आपने कहा वो बहुत सही बात है कि भाई रजिस्ट्रेशन तो हो जा रहा है, रजिस्ट्रेशन होना तो बहुत बात है, परंतु धरातल पर कितने लोग करेंगे इसकी बात कोई भी नहीं कर पा रहा है। ना तो मतलब जो हमारे अधिकारी है वो कुछ कह सकते, और ना हम कह सकते, और ना आप कह सकते। जब तक व्यक्ति देख करके कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं,
1-2% आ जाए या किसी को कुछ आ जाए, परंतु बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का इधर आना, अभी हटना बहुत मुश्किल है। उसके अनेक कारण हैं। सबसे पहले कारण तो यही है कि लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई है कि भैया इससे उपज कम होगी, और जब उपज कम होने की जैसी बात आती है, वो धारणा अभी तक ना तो हम दूर कर पाए और ना कोई वैज्ञानिक उसको दूर कर पाए। वो 3 साल अपने आप को कहते 3 साल बाद आपकी उपज नॉर्मल होगी, तो 3 साल कोई किसान उस पे ठहरना नहीं चाहता। हाँ, जो कुछ थोड़े से किसान हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं, या किसी को लग रहा है कि नहीं हमको ये करना ही चाहिए, तो वो कर रहे हैं। बाकी के बहुत बड़ी मात्रा में किसान इस तरफ नहीं आ रहे हैं। दूसरा है, उन सब किसानों ने केसीसी लेके रखी है, किसान क्रेडिट कार्ड लेके रखा है। किसान क्रेडिट कार्ड उनके लिए एक तरह से अच्छाई के लिए था, पर वो अब गले की हड्डी बन गया। गले की हड्डी ऐसे बन गया कि उन्हें मई में उसको पैसा चुकाना ही है, नहीं देते हैं तो उस पर ब्याज लग जाएगा। तो वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि जैसे ही फसल आए उसको बेचो और उसके पहले किसान क्रेडिट के पैसा जमा करो बैंक में। ये सबसे बड़ी मुसीबत हो रही है। तो उन्हें सबसे पहले बेचना है, बेच के बैंक में जमा करना। जब हम किसानों के पास गए तो कहने लगे भैया हम किसान क्रेडिट का पैसा कैसे चुकाएंगे यदि हम ये करने लगे। ये प्रश्न किसानों के तरफ से आए सर। तो ये जो चीजें है, तो कुछ चीजें जरूर है, पर अभी जैसे अब जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कुछ करेंगे, सरकार उनको प्रोत्साहन के रूप में शायद 2000 रुपये दे रही है। वो 2000 रुपये मिल जाएंगे तो भी मिल गए तो फिर आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो हमने अपनी परंपरागत खेती में ही देखा, अपने पतंजलि ने जो हमारे नर्मदापुरम में किया, उसका भी कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। उसका कारण ये रहा कि लोगों की सरसों जो है वो समय पे नहीं खरीद पाए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है। तो ये जो बहुत कारण है, जब हम बड़े रूप में करते हैं तो उसमें बहुत सारी विसंगतियां आ जाती है। अब किसानों ने क्या किया, अब उन्होंने कहा हमको तो सरसों बोना है, तो जिस खेत का रजिस्ट्रेशन करा है उसमें नहीं बो के दूसरे में बो दिया। अब जब वो गिरदावली में नहीं आया तो वो कैसे उसके पैसे मिलेंगे। ऐसे कुछ किसानों की तरफ से हो जाती है, कुछ अपने तरफ से हो जाती है। तो इसमें जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो प्रभाव नहीं पड़ पा रहा। परंतु आंख जब वो खुद आसपास करते देखेंगे तो निश्चित रूप से पड़ेगा। जैसे हमारे आदरणीय शरद भैया कहते हैं कि हमने इतने साग भाजी वाले किसानों पे ये करके देखा। आज जैसे मैंने ही अपने गांव में एक प्रयोग किया, तो कम से कम मेरे गांव के लोगों को तो ये बात हो गई है। और निश्चित रूप से वो आप जो है, मैं जिनसे भी कहूंगा कि भैया एक एकड़ में आप मूंग ऐसा कर लें, तो निश्चित सब नहीं तो कुछ परसेंट 5-10% लोग तो उसमें तैयार हो जाएंगे। ऐसा ही समझ में आ रहे हैं, पर बड़ी मात्रा में लोग एकदम से इस तरफ नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल सही है, जो आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है जी। हो जी धन्यवाद। बहुत अच्छा दादू। अब मैं और कोई हैंड रेस है तो मैं बुलाता हूँ। नारायण भैया आप आमे। जी भैया, ओम सदन को प्रणाम। और मेहरा जी ने बहुत ही अच्छे विषय से, और जो उनकी जहाँ यात्रा रही उसके विषय में बहुत ही विस्तार से यहाँ अपने लिए बताया है। और यहाँ नर्मदापुरम में जो बीआरसी सेंटर जो खुले हैं, जो सरकार की योजना के थ्रू ये बनाए जा रहे हैं, और इसमें प्रत्येक क्लस्टर से 70-70, 80-80 किसानों को इसमें जोड़ा गया है। तो एक एक बीआरसी सेंटर को 2-2 क्लस्टर या 3-3 क्लस्टर की जवाबदारी दी गई है। इसमें सरकार का ये प्रयास है कि किसान किसी भी तरह प्राकृतिक खेत से जुड़े और उसका उपयोग करे। जो बीआरसी सेंटर बने हैं, जो उत्पाद यहाँ बीआरसी सेंटर में बनेगा, उसको हम किसानों को वितरण करेंगे। और किसानों की जो आय कम होगी उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। और प्रत्येक किसान के खाते में सरकार 4-4 हजार रुपये एक साल में देगी किसानों को। जो उनकी आय कम होगी उसके लिए सरकार 4-4 हजार रुपये प्रत्येक किसान को दे रही है, जिससे उनकी आय कम हो तो उसकी भरपाई किसी तरह से हो सके। इसमें भी सरकार प्रयासरत है पूरा।
और सरकार जो बीआरसी सेंटर बन रहे हैं उसके लिए 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दे रही है, जिससे वो सेंटर हम जो बन रहे हैं वो किसान जो खोलेगा उसके वो पूरी सामग्री खरीद सके, उसके लिए 1 लाख रुपए सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। तो सरकार बहुत अच्छी तरह से प्रयासरत है कि किसी भी तरह से प्राकृतिक खेती का रकबा अपना बढ़े यहाँ पर, और देखे यहाँ पर जो पहले से कर रहे हैं किसान वो तो अनुभवशील हो गए हैं कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती की जाती है, बढ़ी जाती है। और जो पहले से जो किसान कर रहे हैं उनसे जो किसान कुछ जुड़े हुए हैं वो भी समझ गए हैं कि प्राकृतिक खेती से भले ही हमारी आय कम हो मगर अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी भूमि के लिए बहुत ही उत्तम है ये प्राकृतिक खेती। तो वो भी समझ रहे हैं कि यदि कई किसान क्या है कि उत्पाद बनाना, प्राकृतिक खेती के उत्पाद बनाना वो नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ही उसमें वो जाती है, खुद को स्वयं को उनको प्रयास करना पड़ता है उत्पाद बनाने में, तो वो नहीं बना पा रहे हैं। तो वो यही कहते हैं कि भैया हमें उत्पाद बनाया दे दो आप। मेरे पास भी 6-7 साल से हो गए हैं, तो कई किसान मुझसे ही यहाँ से जीवामृत है 10 पर्णियर के यहाँ से ले जाते हैं और अपनी खेती में डालते हैं। तो वो भी जुड़ रहे हैं और वो भी प्रयासरत है किसी भी तरह से प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़े। तो ये उनमें है, सरकार भी प्रयासरत है। 4,000 रुपये प्रत्येक किसान को दे रही है सरकार भी, और अभी भी अब राशि आने वाली है हमारे सभी किसानों के खाते में। 101 बीआरसी सेंटर को 180 एकड़ का रकबा लक्ष्य दिया गया है कि आप 180 एकड़ में आपके क्लस्टर से किसानों को खेती करवाओगे। तो अब देखें कितने किसान इसमें जुड़ पाते हैं, आगे कितने नहीं जुड़ पाते हैं, मगर उनका लक्ष्य यही है कि किसी भी तरह से किसान इसमें जुड़े। तो एक एक क्लस्टर में 2-2, 3-3 गांव हैं, तो एक एक क्लस्टर को 2-2, 3 बीआरसी को 2-2, 3-3 क्लस्टर दिए गए हैं, जिसमें 6-7 गांव आ जाते हैं। 6-7 गांव में 40-40, 50-50 किसानों को उसमें जोड़ा गया है। फार्म तो बहुत किसानों से कृषि सखी के माध्यम से भराए थे, 100-125 किसान एक क्लस्टर से जुड़े थे, मगर उनकी छटनी करके एक परिवार से एक ही किसान को उसमें चयन किया गया है खेती के लिए, और वो 1 एकड़ में वो खेती करे किसी भी तरह से, उसको प्रयासरत है सरकार। और ये अवश्य हम सफल होंगे आगे चल के, अभी तो नहीं मगर इसका असर हमें 2 साल 3 साल बाद इसको देखने में मिलेगा। जी ओम, यही मैं कहना चाहता था। जी ओम। जी बहुत अच्छा, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। और मैं दादू ने बहुत सारी प्रैक्टिकल से करे, अभी बहुत सारी चने में दवा डलवाई, और बहुत सारा। सबसे अच्छा उनको किस में रिजल्ट मिला? बवेरिया में मिला या ट्राइकोडर्मा में मिला? और मिला तो वो मतलब कैसे उन्होंने तैयार करके उसको कैसे किसानों को दिया? थोड़ा सा इस विषय में बताएं। भैया अभी क्या है, पहले साल था और हम ये नहीं चाह रहे थे कि पहले साल में ही मतलब किसानों को लाभ नहीं हो, इसलिए मैंने जो प्रयोग किया वो ऐसा किया कि बवेरिया को भी डलवाया, मेटाराइजम को डलवाया, और साथ में जो है हमारी जो हम छाछ से जो स्लैरी बनवाते इनको साथ में डलवाया। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि बवेरिया का लाभ ज्यादा हुआ है या मेटाराइजम का ज्यादा हुआ है या छाछ का हुआ है, क्योंकि हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं करे। हमने मतलब जब हमें 60 एकड़ में करना था, हमारा उद्देश्य था कि भाई इल्लियां नहीं बढ़ना चाहिए, इल्लियां कंट्रोल होना चाहिए, और उसमें हम 100% सफल हुए हैं। और इल्लियां हमने कंट्रोल कर ली, और ना मैं बल्कि जो जिस किसान के खेत में हमने डाला है वो स्वयं भी बहुत मतलब संतुष्ट थे। वो आपके सामने भी बात हुई, रूप सिंह जी भी थे, उस पर भी आपको भी मालूम है। हाँ, स्पेसिफिक रूप से यदि किसी ने काम किया है तो वो हमारे राकेश गौर जी ने किया है, और राकेश गौर जी का ये कहना है कि जो मेटाराइजियम है वो ज्यादा प्रभावी है उनके। वो कह रहे हैं कि मेटाराइजियम का उपयोग इल्लियों पर ज्यादा प्रभावी होता है। और आपका प्रयोग है कि आप कहते हैं कि वो जो अपना
और देखो मैं भूल रहा हूँ वो दवाई, नाम बताओ आप ही। बहुत बढ़िया दादू, बबेरिया। और आपने बबेरिया, तीनों सॉरी। को मिला के आपने हाँ तीनों को मिला के यूज करा, बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि वो किसान काफी खुश थे, और हाँ आपको उन्होंने पेमेंट भी नगद दी, और आपने हाँ। इस खुशी में सबको मिठाई भी बांटी थी। वो मिठाई का स्वाद अभी भी हमें याद है, और हम भूल नहीं सकते। ऐसे ही आप जेबी की बढ़ते रहे, और आप जिस तरीके से ब्रजेश भैया को सिखा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। आगे आने वाली जनरेशन अगर इन चीजों को सीखती है तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी इन चीजों के विषय में बताना पड़ेगा कि कैसे इन चीजों का कंट्रोल होता है। दादू, आपने अभी अभी आप लोग बनखेड़ी गए और आपने बहुत सारी वो चीजें देखी, थोड़ा उनके विषय में बताइए। डाइजेस्टर कहाँ मिला, कितने का था, कितने प्रेशर का था, कौन सी जी कंपनी का है, क्या गारंटी जी दी? जी जी जी। तो क्या हुआ, पहले तो जैसे ये बात हुई तो हम गए मुकेश जी के यहाँ। और मुकेश जी के यहाँ जब हम पहुंचे तो हमने वो जो उनके यहाँ देखा वो बहुत अच्छा है, डाइजेस्टर भी है और वो दोनों लगे हैं वहाँ पर। परंतु और जो उन्होंने उन्होंने जो हमें जानकारी दी कि उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ये मुकेश जी ने कहा। परंतु वो जो चीज है वो कार्बन क्रेडिट के आधार पर उन्हें सब्सिडी में मिली है। और वहाँ कम से कम बहुत 30-35 किसानों के यहाँ वो उस क्षेत्र में लगे हैं। परंतु वो मजबूत भी है और उनके मतलब अच्छे उसकी गारंटी भी है। दूसरा हम गए थे अभी रिछोड़ा। रिछोड़ा में जो माल लगा है वो भी सर तो ये कह रहे थे उसकी गारंटी दी है, पर वो हमको हल्का लगा देखने में। और अलग अलग तरह की चक्कियां हमने देखी है। और जैसे रिछोड़ा की चक्की भी है रिछोड़ा में, और जो पल्पलाइजर है, पल्पलाइजर हमें गजपुर में बहुत अच्छा दिखा। गजपुर का पल्पलाइजर अच्छा है। गजपुर में जो बायोडाइजेस्टर लगे हैं वो भी अच्छे लगे हैं, वो मजबूत भी है। हम लोगों को वहाँ का पसंद आया। और अर्पण ने जो लिया, मैंने भी अर्पण से जो है ली है, वो मुझे 5x20 का। तो वो जो है वो भी अब ठीक है। परंतु जो आप चक्कियां हमने ली नहीं है। चक्कियां हम पल्पलाइजर और जो चक्की है, अच्छा लेना दोनों है, पल्पलाइजर भी लेना है, चक्की भी लेना है, और बायोडाइजेस्टर भी लेना है। और वो जो सिलेरी वो उसके लिए जीवामृत के लिए तो दो ये लगेंगे, दो हमने को वो चक्की लेना है, ऐसा कल बात हुई है। तो जो भी सामान हमारी लिस्ट में है वो सब सामान हमको लेना है और नए लेना है, ऐसा उन्होंने कहा, सर ने कहा है। क्योंकि वो उसमें उनका कहना ये है कि उनके भले ही उनके पास बायोडाइजेस्टर लगे हुए हैं, उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है पहले अनुदान ले चुके हैं। दूसरी बार फिर हम अनुदान उन्हें मतलब उसी पे नहीं दे सकते, उनको नया ही लेना होगा। ये उन्होंने कल हमको बताया है। नहीं तो हम लोगों का अच्छा उनका कहना है ये भी पड़ रहा है कि भाई आप जो है सामान अच्छा लीजिए। केंद्र की राशि भी इसमें है, कुछ स्टेट दे रही है, कुछ केंद्र सरकार दे रही है। तो ना केवल यहाँ के अधिकारी वरना केंद्र के अधिकारी भी आपके मतलब जो आपका सेंटर है उसके निरीक्षण करेंगे। तो इस तरह से ये है। और उन्होंने सब लोग अपन लोगों से अपेक्षा ये की है कि भाई इसको आप जितने अच्छे तरीके से चलाओगे, जितना अच्छा बना के बताओगे, तो इसका प्रभाव जो है यदि अच्छा आया, मान लो पायलट प्रोजेक्ट है, यदि अच्छा चल गया, लोगों को हम जोड़ पाए, तो ये अब और फैल जाएगा और लोग इस तरफ बढ़ जाएंगे। तो आशा अपेक्षा यही की गई है कि जो है आप जो है इसको अच्छे से चलाएं, ऐसा उनका निवेदन है। और जब हम बनखेड़ी गए थे तो बनखेड़ी में जो प्रशिक्षण था वो प्रशिक्षण एक दूसरे तरह का था। उस प्रशिक्षण में ये था जो जैसा आपने जो बल्लर की सिलेक्शन की ना, तो वो बीज वाला था कि भाई आप बीजों का सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, वो जिसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी है। तो वो उस पर उनका प्रशिक्षण था उस दिन। और हमारे अपने पवारखेड़ा के सर गए थे, गेहूं के संबंध में उन्होंने वहां पर जानकारी दी।
तो इस तरह से वो सारी चीजें वहां पर हुई। आदरणीय यहाँ पर गजानन बाजड़ जी जुड़े हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र से ही है और एरंडा से उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया है, वो और ज्यादा बता सकते हैं कि वहाँ किसानों की क्या स्थिति। आदरणीय गजानन बाजड़ जी, जी हो। गजानन चलिए बाजड़, दादू, वो नहीं हाँ आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं दादू। मैं चाहता हूं कि जैसे आपका गांव जो है, आपके गांव जो पलासी गांव है, जैसे आपने एक किसान को पकड़ा, तो मेरा है कि जिनके पास भी बीआरसी है, पहले अपने गांव को जैविक बनाएं। मैंने अपने गांव से लगभग 12 लोगों को अरंडा ले गया था, वहाँ ट्रेनिंग कराई थी। तो उसमें से 2 लोगों ने बहुत अच्छा उसको मतलब लिया है, और वो बड़ी जल्दी अपने सदन में जुड़ने वाले हैं। तो मेरी इच्छा है कि जिसके जो गांव हैं, गांव में कम से कम 20 से 25 लोग अपने गांव में स्वयं के, ये नहीं कि वहां का, जिस जी गांव जी के आप मूलभूत रहने वाले हो, और आपकी खेती और आपका गांव, दोनों चीजों को जैविक तौर पे आप बढ़ाएं, ऐसा सोचना है। आप इस विषय में आप विचार रखिए। निश्चित रूप से जैसा आपने कहा है, तो सबसे पहले तो जो हम, यदि हमारा अच्छा होता है, हम अच्छा बता पाते हैं, तो गांव के किसान जुड़ते ही हैं। और अब जैसे हमारे गांव के किसान तो निश्चित रूप से इस सत्र में 8 से 10 किसान, क्या और ज़्यादा किसान अभी इसमें मूंग के संबंध में ही जुड़ेंगे। और तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो पड़ रहा है, और हम बता पाएंगे कि किस तरह से हो रहा है। अभी तो जो चर्चा चल रही है, लोगों से जो बात हुई है, उसमें तो हम मैं स्वयं तो आशान्वित हूँ कि भाई लोग जुड़ेंगे। जियो। जी, बहुत और अच्छा दादू। और अपने अपने गांव को जो है दादू, जिस तरीके से अपने गांव अगर विकसित होगा, तो फिर अपना विभाग भी होगा और अपना जिला भी हो जाएगा। सबसे पहले अपने अपना जो मूलभूत अपना गांव है, उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं। वो गांव में अभी हमने देखा कि हमने जैसे 10 लोगों को ट्रेनिंग करवाई थी, तो 2 लोग उसमें से विकसित हुए। अभी और भी हम 10 लोग भेजने की तैयारी में हैं। तो हमारे जी गांव जी से हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे करके लगभग 100 लोगों को साल भर में ट्रेनिंग कराएं, जिससे 10-20 लोग भी अगर तैयार हो गए, तो सरकार का और हमारा और आपका जो प्रयास है वो सफल होगा। ऐसा है। तो दादू, आपके यहाँ पे भी काफी लोग इच्छुक हो रहे हैं, मूंग के समय काफी लोग तैयार हो रहे हैं, ये मैंने भी पाया। और आपके यहाँ लोग मूंग से काफी, आपकी मूंग से काफी प्रभावित हुए। थोड़ा जी मूंग जी। के विषय में बताइए, क्योंकि मूंग की फसल आने वाली है। आपने कैसे किया था और इतना अच्छा उत्पादन लिया था? मूंग में तो जैसा कि मालूम ही है आपको कि बहुत मुश्किल होता है, पहले बार करें तो मुश्किल से हमें तो 60 डिसमिल जमीन मिली थी, बिल्कुल नाप के 60 डिसमिल थी हमारी, हमने उसको नप बाई थी। जब वो मूंग लगी तो हमने कहा भैया इसको नापो कि ये जमीन कितनी है, तो वो 60 डिसमिल जमीन हमको दी थी घर से। तो भाई ये 60 डिसमिल में आप करो, 60 डिसमिल में हमने वो मूंग बोई अपनी, और 60 डिसमिल की मूंग हमारी 3.5 कुंटल निकली। जब ये अच्छी हो गई मूंग, और लोगों ने देखी कि भाई ये मूंग जो है अच्छा, हमने लोगों को बताने भी ले गए, भैया देख लो ये मूंग लगी है। तो लोगों ने हम पे तो विश्वास था ही उन्हें, परंतु दूसरे लोगों से भी पूछा कि भैया बताओ क्या इन्होंने सही में ही किया। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ आपने, इन्होंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। जब ये बात हुई, तब तब तो हमने बवेरिया और मेटराइजिन का उपयोग किया था। और एक दवाई हम और लेके आए थे, आदरणीय हमने राकेश जी के यहाँ से लाए थे, उन्होंने दी थी। तो ये 3 दवाई का हमने उपयोग किया और हमारी बढ़िया मूंग हो गई। तब हमने लोगों को बताया कि भाई देख लो ये 60 डिसमिल में है, ये निकली भी है। वहीं उनके सामने हाथ से कटवाई थी हमने, मतलब वो क्योंकि सुखाना डालना नहीं था, तो हाथ से कटवाई थी, हाथ से कटवा के फिर वो हार्वेस्टर से ही निकलवाए। तो सब सब मतलब पारदर्शिता से लोगों ने देखा है, लोगों ने उसको जाना, तो फिर जो है उसका प्रभाव अच्छा पड़ा। और इसके पहले जब मूंग के बाद, जब मूंग के देखे, तो फिर उन्होंने कहा हमने धान में उपयोग किया। तो धान में जो हमने किया था,
चावल और अपने काले पाउडर का जो है वो उसको बना करके उनको दिया नीम ऑयल के साथ, तो उसमें उसका ये फायदा हुआ कि धान उनकी बहुत अच्छी हुई। जब धान अच्छी हुई तो फिर वो चना पे आ गए, वो चना पे आ गए तो उन्होंने 60 डिसमिल का कर लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे कहाँ 60 डिसमिल से हम 60 एकड़ तक पहुंच गए। अब 60 एकड़ से कितना पहुंचेंगे ये भविष्य के गर्त में है, परंतु शुरुआत हमारी 60 डिसमिल से ही थी। और अभी हम जो है मतलब हमने पिछले जायद में काम शुरू किया था, फिर हमने खरीफ में किया और फिर अब रबी में किया। तो ये तीन फसल पे हमारा अनुभव स्वयं का अच्छा आ गया है। और अब जो है पुनः मूंग में ये चीज जो है ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और जानकारी तो लोगों तक बहुत, चारों मतलब हमारे आसपास के चारों गांव में सब लोगों को मालूम हो गई, क्योंकि जब 60 एकड़ में कोई चीज लगी तो आपस में चर्चा होते ही रहती है। और जिनने मतलब रसायन के द्वारा बोए था उनका चना जो है उतना अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा किसी कारणवश थोड़ा कमजोर हो गया है। वो भी जो भूतपूर्व एमएलए मंत्री के पुत्र हरणे जी का, तो उनसे भी बात हुई थी, तो वो लेट हो गए थे, नहीं तो वो भी उपयोग कर लेते। और अब उन्होंने कहा है कि हम मूंग में जरूर उपयोग करेंगे। तो इस तरह से बातें तो आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से ये चीजें आगे बढ़ेगी। और जैसा आपने कहा कि प्रशिक्षण के संबंध में, तो मेरे यहाँ से भी लोग तैयार हो रहे हैं कि हम भी एक बार प्रशिक्षण में जाना चाहते हैं। तो हमने कहा भैया जरूर भेजेंगे आपको, तो जब भी यहाँ से आपके साथ यदि ज्यादा हो जाएंगे तो उनके साथ भेज देंगे हम भी। जी बहुत अच्छा दादू। और बहुत अभी ओम समय की पाबंदी आ गया। वर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय वर्मा जी। जी वर्मा ओम सदन को सादर प्रणाम। ये मूंग के संबंध में जो बात चल रही है, मैं एक्चुअली बागवानी करता हूँ, खेती करता नहीं कभी। थोड़ी आवाज कट रही है, आप इधर उधर। तो वो थोड़ा बोलता हूँ। वर्मा आवाज जी नहीं आ आवाज रही। कट रही है। कि मतलब पत्तों की समस्या का, हाँ जी, काफी हद तक कम हो जाती है। तो मूंग में 5% ढैंचा मिला के यदि आप बोएंगे तो कीट बहुत कम आते हैं मूंग की तरफ, ऐसा मेरा अनुभव है। आप करके देखिए। बहुत जी अच्छा, जी जी। बहुत बढ़िया। अभी और किसी का हैंड रेज है? अगर दादू से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करिए। और भैया सरदार भैया, कल हम गए थे यहाँ होशंगाबाद विभाग में, पहुंचे हुए डीडीए ईडीए साहब से मिले हम। तो वहाँ उन्होंने हमने कल 7 लोगों की बीआरसी के लिए सामान की फाइनल दे दिया है नाम उनको। उसमें प्रदीप राज जी वर्मा हैं और मेहरा जी हैं, 4 बाबई के हैं और एक पिपरिया के लोगों का हमने उनको लिस्ट दे दी है जो सामान बुलवा रहे हैं वहां से। अलग अलग सामान जो लग रहा है अपना, वो भी सर भी कह रहे थे कि अच्छी बात है कि सब अलग अलग सामान खरीद रहे हैं, अलग अलग। अच्छा 5-6 तरह के बीआरसी का सामान अलग अलग आएगा, तो वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, देखते हैं किसका अच्छा निकलता है। और उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में बीटीएम को निर्देशित कर दिया है कि इसका सत्यापन, जिनका सामान आ गया उनका सत्यापन करके जल्दी से लिस्ट दें, जिससे हम उनकी राशि डाल सके। ये उनका कल कहना था। लोगों का कल फाइनल करके आए वहां पे, उन्होंने मंजूर भी कर लिया कि ठीक है। ये कल चर्चा हुई वहां पे। जी ओम जी बहुत अच्छा। आदरणीय और मैं सैनवाल जी का, आदरणीय सैनवाल जी के हाँ, हैंड रेज है। जी मैं हाँ दिनेश जी को जी सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो। जी आदरणीय धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वार्ता चल रही है और बहुत सारी प्रेरणाएं भी हैं कि कुछ कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं और आवश्यक दिशा में, सही दिशा में हो रहे हैं। आदरणीय, इसी में एक बात जोड़ना चाह रहा था कि कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले आदरणीय मेरा सर से वार्तालाप हुई थी। तो
तब ये बात आई थी चिंतला वेंकट रेड्डी जी इस कार्यक्रम में आए। हालाँकि वो असल में क्या वो उनकी जो तकनीक इन्होंने जो सामान्य तकनीक निकाली है, जो धान के लिए और दालों के लिए सभी चीज़ के लिए वो यूज़ हो रही है और बहुत ही सरल है। केवल चावल की कणकी के माध्यम से उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसी स्थिति भी दिख रही है फसलों में और साथ में जो तीर्ण हैं हमारे खरपतवार है वो कंट्रोल हो रहा है और पोषकता भी बढ़ रही है फसलों की, ये बात सामने आई है। तो साउथ यानी हमारे दक्षिण भारत के कई जनपदों में उनको बुलाया जा रहा है और उनकी इस तकनीक को लगातार उसकी चर्चा है और बहुत सारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो कई बार उन मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जा रहे हैं। तो अभी उन्होंने कहा था वो इसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन वो शायद किसी कारणवश तो नहीं सम्मिलित हो पाई इस हफ्ते। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन में या फिर होली के बाद वो सम्मिलित होंगे और वो भी चाहते हैं कि उनकी ये जो उन्होंने एक कृषि परंपरा शुरू करी है कि कम लागत पर उर्वरक प्रबंधन हो गया और खरपतवार प्रबंधन हो गया और सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो कीटनाशकों का भी जो ये प्रचलन है, ये कम हो। तो वो जल्द ही आएँगे और मेरे ख़्याल से 1-2 दिन में या फिर अगले हफ़्ते होली के बाद वो आएँगे। मैं ये बात रखना चाह रहा था। जी, सादर प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने प्रयास किया और उनसे बात हो गई है। हम लोगों ने जो है तैयारी करके रखी है, हमने सब किसानों से कह के रखा है कि आप अपनी कनकी जो है वो इकट्ठी करके रखें और लोगों ने जो है अपनी धान दरवाई है तो उसकी कनकी इकट्ठी करके रखी है। निश्चित रूप से वो बड़े क्षेत्र में वो काम होगा और हम लोगों से लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो जो हमारा जो काम चल रहा है वो तो है ही है, परंतु उनका काम भी यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। जियो बहुत अच्छा। और दिनेश सर, आप हमेशा किसानों के विषय में, खेती के विषय